हेड लाइन बनता है सियासी केस बनता है। और सियासी केसेस में मैं एक बात स्ट्रेट अवे कह दूं कि सियासी केसेस में हमेशा अदालत बदनाम होती है, अगर कुछ भी फैसला करे, चाहे मुस्बत हो चाहे मुस्बत हो या मनफी हो, जो भी फैसला हो बदनाम एवेंचुअली अदालत होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चुविंडा। इस वक्त मेरे साथ जो मारूफ शख्सियत है, जस्टिस रिटायर्ड सिंध हाई कोर्ट चौधरी शाहिद अनवर बाजवा साहब, जो कि मुमताज़ कानूनदान हैं और ये सरजमीन शोहदा से इनका तल्लक है। ये चुविंडा की सरजमीन से एक अजीम सपूत की हैसियत से उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद न सिर्फ वकाला का ही पेशा इख्तियार किया बल्कि वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज हमारे दरमियान में मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वकाला के हवाले से और जज के हवाले से इनका क्या तजर्बा रहा और वकला को ये क्या मैसेज देते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, माशाल्लाह वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकालने के बाद आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने ये इब्तदाई तालीम कहाँ से आगाज़ किया? इब्तदाई तालीम जी प्राइमरी स्कूल, मेरा चुविंडा का प्राइमरी स्कूल था। उस वक्त चुविंडा में एक ही प्राइमरी स्कूल होता था और वो प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी क्लास 5 कवर करने के बाद डीसी हाई स्कूल चुविंडा, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कहलाता है, मैंने उसमें दाखिला लिया। मैं क्लास 10 में था जब 65 की जंग हुई है, तो उस वक्त हम यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं और मैट्रिक मैंने अपने ननियाल के इलाके गुजरात से किया था। तो ये वकला की तरफ कब गए और क्या वकला का ही पेशा क्यों इख्तियार किया? मेरा ख्याल है कि मैं अगर चुविंडा में आप उस पुराने स्टूडेंट्स को कोई मिल जाए, आपको उस जमाने का उसातिज़ा मिल जाए, तो मैं स्कूल में एक डिबेटर होता था और मैंने सियालकोट लेवल पे, लाहौर के लेवल पे मैंने बहुत सारे डिबेट्स जीते हुए, बल्कि उस जमाने की दुआएं वक्त पुरानी देख लें सब 63-64 की, तो उसमें उन डिबेट्स का भी जिक्र है। तो मैं डिबेटर शुरू से था, उर्दू का डिबेटर था, उर्दू में काम करता था। मैट्रिक करने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी मैंने थोड़ा डिबेट्स में, इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिबेट्स में हिस्सा लिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे उस्ताद थे एक ज़ियाउर रहमान साहब, पता नहीं जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं। अभी को 2-3 महीने की बात थी, तो ज़ियाउर रहमान साहब ने क्लास में कहा कि जी इस टॉपिक पे कौन बोलेगा। अच्छा। और अंग्रेजी में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश था, हम उर्दू मीडियम के थे, लेकिन मैं भी खड़ा हो गया, मैंने बोलने की बोला, जो भी बोलना था मैंने। उन्होंने मेरी तारीफ की, फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी कीमती नुस्खा बताया। उन्होंने कहा देखो, जब तुम बोल रहे थे तो तुम सोच उर्दू में रहे थे और बोल अंग्रेजी में रहे थे, इसलिए वो बोलने में रवानी नहीं है। अपने आप को इस तरह ट्रेन करो कि जिस जबान में बोलो उसी जबान में सोचो, तो तुम फ्लुएंटली बोल सकोगे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, उन्होंने बड़ी कीमती बात की। उसके बाद आगे जिंदगी चलती रही। अच्छा, वकला का पेशे से पहले भी आपने कोई काम किया? जी हाँ, वकला के पेशे से पहले भी मैंने काम किया। एक अमेरिकन मल्टीनेशनल में भी काम किया मैंने तकरीबन 10 साल। कुछ मेरी ख़ानदानी मजबूरियां थीं जिनकी बुनियाद पे कि मैं वकालत नहीं कर सकता था। जब उन मजबूरियों से मैंने निमट लिया तो फिर मैंने वकालत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, मालिक का करम है। ये किस दौर में आपने शुरू की? मैंने वकालत शुरू की थी जी 89 में। अच्छा, तो जज के ओहदा पर कब फायज हुए आप? मैं 2009 में हाई कोर्ट का जज बना था। जी। और 2013 में मैं रिटायर हो गया। अच्छा। सिंध हाई कोर्ट में? सिंध हाई कोर्ट में जी। अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। मुझे 2005 में मेरा नाम पहली दफ़ा जज बनने के लिए चलना शुरू हुआ, लेकिन उस वक़्त की सियासी हुकूमत में ये हो नहीं सका क्योंकि सियासी बुनियादों पे एलिवेशन होती थी। फिर 2007 में मरहूम सफीउद्दीन साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मुझे कहा नहीं इस दफ़ा ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद 3 नवंबर 2007 आ गया तो सफीउद्दीन साहब को भी लपेट दिया गया।
پھر جب افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے 2009 میں تو اس وقت پھر جج بنا. اس کا مطلب یہ سلیکشن سیاست کی نظر ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی تھی جی. اس زمانے میں تو سلیکشن کا پروسیس یہ ہوتا تھا کہ چیف جسٹس نام دیتا تھا تو صوبائی حکومت کو دیتا تھا. صوبائی حکومت کا جو بھی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ انٹیلیجنس کے ادارے آگے پروسیس کرتے تھے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے انٹیلیجنس کے ادارے پروسیس کرتے تھے. کچھ سیاسی لوگ پروسیس کرتے تھے. اس کے بعد چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن جاتی تھی اور پھر صدر پاکستان جج بناتا تھا. بلکہ 1996 میں جو بے نظیر کی حکومت کے دوران میں جو سجاد علی شاہ سے ان کا جھگڑا ہوا تو وہ اسی بات پہ ہوا تھا کہ ایک آدمی, میں ان کا نام نہیں لیتا, میں جانتا ہوں انہیں, ایک آدمی جس کو بے نظیر جج بنانا چاہتی تھی, سجاد علی شاہ نہیں بنانا چاہتے تھے, ان کا نام کہیں سے بھی ریکمینڈ نہیں ہوا تھا, لیکن بے نظیر کی گورنمنٹ نے ان کو جج بنا دیا اور نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا. اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا ان کا اور چیف جسٹس کا. اس کے بعد تاریخ ہے. جی جی. اچھا شاہد صاحب, ہمیں یہ بتائیں, پاکستان کی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہے, فیصلوں کے منتظر ہیں, کیا ان پر کوئی سیاسی دباؤ ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر لاکھ میں سے 99,999 مقدمات جو ہیں ان پہ سیاسی دباؤ کا کویسچن نہیں ہوتا. سیاسی دباؤ کا کویسچن اس ایک دو مقدمے میں ہوتا ہے جس ایک دو مقدمے کی آپ کی نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بنتی ہے. اب آپ دیکھیے پاکستان میں اگر 100 مقدمات ہیں تو 100 میں 95 مقدمات جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیول پہ ہیں, وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں. 95 مقدمہ, 100 میں سے 95 مقدمہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ لیول کے مقدمات پہ نیوز پیپرز کی ہیڈ لائن نہیں بنتی. اور ایک عام آدمی جو ہے اس کے میجورٹی آف کیسز جو ہیں وہ سول جج کے پاس یا میجسٹریٹ کے پاس شروع ہوتے ہیں, سیشن جج کے پاس جاتے ہیں, پھر ہائی کورٹ میں کوئی کیس جاتا ہے, سارے نہیں جاتے. لیکن وہ ہیڈ لائن بننے والے کیس نہیں ہیں. مثلا ایک کرایہ دار کا اور مالک مکان کا جھگڑا ہے, وہ رینٹ کنٹرولر سے فیصلہ ہوا, سیشن جج سے فیصلہ ہوا, ہائی کورٹ میں چلا گیا, سپریم کورٹ میں چلا گیا, وہ ہیڈ لائن نہیں بن گیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. امریکہ میں بش ورسز گور 2000 میں الیکشن کا جھگڑا تھا. وہ جھگڑا ایونچولی یو ایس سپریم کورٹ نے طے کیا 5-4 کے سپریم کورٹ کے. میں یہ عرض کر دوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ کے 9 جج ہیں اور سارے کیسز 9 کے 9 جج سنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 2 ججز کے پاس ایک کیس ہے اور 3 ججز کے پاس ایک کیس ہے. وہ سارے کیس 9 کے 9 جج سنتے ہیں. وہ 5-4 سے فیصلہ ہوا. جسٹس جان پال سٹیونز جو مائنورٹی میں تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس الیکشن میں کون جیتا, لیکن ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس الیکشن میں کون ہارا, اور ہارا سپریم کورٹ ہے. تو سیاسی مقدمات جو ہوتے ہیں, انکلوڈنگ جو مقدمہ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے طے کیا ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا, اس الیکشن میں کون جیتا کون ہارا یہ اہم چیز نہیں ہے. ہارا جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. ابھی بھی سر یہ اسی طرح ڈسکس ہو رہا ہے نا, یہ الیکشن جو اناؤنس کیا ہے انہوں نے, تو اس میں 9 کا بنچ تھا, اس میں سے 4 آؤٹ ہو گیا اور 5 شاید, وہ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے اسی وجہ سے. دیکھیے اگرچہ یہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کون سا بینچ بنائے, لیکن اس چیز پہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. پچھلے 3 سال سے سوالات اٹھے ہیں. مثلا ایک بڑا اہم ایشو ہوا, پشاور میں ایک کیس تھا, ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سے, 3 ممبر بینچ تھا, ٹھیک ہے, 1 ممبر منصور علی شاہ تھا. وہ کیس پیش ہوا, منصور علی شاہ نے ایک سوال کر دیا, جسٹس ثاقب نثار جو چیف جسٹس انہوں نے کہا ہم 5 منٹ کے لیے اٹھ کے جا رہے ہیں, 5 منٹ بعد ہم واپس آئیں گے. 5 منٹ کے لیے اٹھ کے گئے, انہوں نے آرڈر پاس کر دیا کہ 3 ممبر بینچ نہیں 2 ممبر بینچ ہوگا, منصور علی شاہ کو ایکسکلوڈ کر دیا. یہ واقعہ بھی ہماری تاریخ میں موجود ہے. اس طرح اب بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ بینچ بنا تو کس طرح بنا, کس طرح ٹوٹا, کس طرح پھر بنا. یہ کویسچن جو ہے یہ ہمیشہ ڈسکس ہوگا. لیکن سر اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. دیکھیے سلوشن بنیادی طور پہ غلطی ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں غلطی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. انہیں فراخ دل ہونا چاہیے, انہیں خود اس چیز کا احساس کر لینا چاہیے. اگر آپ
बना देंगे बंदे साथ, कुछ कर लेंगे साथ, तो उससे इवेंचुअली मसला हल नहीं होगा, वो झगड़ा शुरू हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक वैकेंसी है और उस पर झगड़ा है जी जी कि जी वो वैकेंसी कहां से लेनी है। हालांकि जो जुडिशियल कमीशन बना था तो मकसद तो यही था ना कि आपस में अफाम व तफहीम से एक दूसरे की बात समझ के बेहतर आदमी को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन वो फिर सियासत की नजर हो गया। इसी तरह कानून तो ये है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच बनाए। अब ये चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए कि एक अहम मुकदमे में वो बेंचेस में किन को शामिल करना चाहता है, किन को नहीं शामिल करना चाहता। मेरे नजदीक ये बहुत बेहतर होता कि अगर चीफ जस्टिस कहता कि मैंने 9 मेंबर बेंच बनाया है, ये 9 सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको मैं बेंच में शामिल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं होती। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए, एक इंग्लैंड के जज थे लॉर्ड डैनिंग, जो बड़े मशहूर जज हैं। जी मेरे बेटे ने पिछले साल लिंकन्स इन से बैरिस्टर हुआ, तो उनकी लाइब्रेरी में हम जब गए तो लाइब्रेरी के एंट्रेंस पे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं अपोजिट वॉल्स पे। एक तस्वीर तो लॉर्ड डैनिंग की है कि जी इस लिंकन्स इन के एक बड़े होनहार और तारीखी स्टूडेंट्स हैं, जी जी और लॉर्ड डैनिंग की तस्वीर अगर इस दीवार पे है तो उस दीवार पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। राइट, तो लॉर्ड डैनिंग का वो मकाम है उनके नजदीक, कायद-ए-आज़म का भी वो मकाम है। हमारे लिए कायद-ए-आज़म का मकाम उससे बहुत ऊंचा है। बेशक। तो लॉर्ड डैनिंग जो थे वो इंग्लैंड के बड़े मशहूर जज थे। उन्होंने बहुत सारे फैसले किए, बहुत सारे नए कानून उनकी वजह से बने, वो सारी चीजें बनी। लॉर्ड डैनिंग ने ये कहा कि देखिए, एक कानून अदालत के फैसले का ओबे करना और चीज है, एक्सेप्ट करना और चीज है। ओबे करने का मकसद ये है कि अदालत ने एक फैसला दिया है, मैं उस फैसले के मुताबिक अमल करूं। जी जी एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि मैं ये अमल तो करूं, मैं साथ ये भी सोचूं कि बिल्कुल सही फैसला है, ये फैसला यही होना चाहिए। एक्सेप्ट का यही मतलब है। सिंध हाई कोर्ट में एक केस था जी, ये बात आज से कोई 20 साल पहले की है। जी जी एक लड़के ने एनईडी यूनिवर्सिटी का, वो लड़का था, एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ हुई, उस पे यूनिवर्सिटी ने उसे डिग्री नहीं इशू की, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने किसी टेक्निकी बुनियाद पे कहा कि इसे डिग्री इशू करो। जी जी चलो कह दिया हाई कोर्ट ने। अबुल कलाम मरहूम उसके वाइस चांसलर होते थे, उन्होंने कहा भी करो डिग्री इशू। हाई कोर्ट ने कहा है, उन्होंने डिग्री इशू की और डिग्री में ये टाइप किया कि दिस डिग्री इज बीइंग इशूड in compliance of the order passed by the High Court in writ petition number so and so। वो बंदा कंटेम्प्ट पे चला गया। जब वो कंटेम्प्ट पे चला गया तो उन्होंने कहा जी आपके हुक्म के तहत डिग्री इशू की है, हमने लिख लिया आपके हुक्म के तहत डिग्री इशू की है, इसमें कंटेम्प्ट क्या है। जी जी और जस्टिस सफीउद्दीन ने वही लॉर्ड डैनिंग वाली बात की कि आपने मेरे ऑर्डर को ओबे कर लिया है, आप समझते हैं सही है या गलत है, वो आपका अपना हक है। वो बंदा बेचारा जहां भी नौकरी के लिए जाए वो डिग्री दे के नौकरी नहीं दे। जी जी तो अदालत के ऑर्डर को ओबे करना और चीज है, और अदालत के ऑर्डर को एक्सेप्ट करना और चीज है, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं दोनों। जैसे अगर ये मिसाल बड़ी आला है कि कुरान शरीफ को हम ओबे भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, आमन्ना व सदकना, बेशक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करना हमारा फर्ज है। एक्सेप्ट हम तब करेंगे अगर हम समझेंगे कि ये ऑर्डर मुनासिब है। भुट्टो साहब को फांसी लगी, ओबे हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कौम ने बहसियत कौम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। मौलवी तमीजुद्दीन खान के अच्छा सर, शाह साहब हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तानी जो अदालती निज़ाम है इसके खिलाफ बहुत सारी शिकायत है, वो तारीख ताखीर होने की वजह से है ना, मुकदमात की जो ताखीर है उसकी वजह से है। देखिए हल है, ये नहीं है कि हल नहीं है। वो ली क्वान यू सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक दफा पाकिस्तान आए। जी जी उनसे किसी ने पूछा कि हमारा मसला क्या है पाकिस्तान का, ये 97 की बात है। तो उन्होंने कहा चूंकि अब वकील हैं, मैं भी वकील था, तो मैं उस नुक्ता नजर से बताता हूँ। उन्होंने कहा सिंगापुर में 3 कम्युनिटीज हैं, चाइनीज, मलेज एंड इंडियंस। अच्छा, अगर चाइनीज और चाइनीज का झगड़ा है तो एक बात है, चाइनीज और मले का झगड़ा है या मले का झगड़ा है
तो नॉर्मली 6 महीनों में केस तय होता है, साल में अपील हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक इंडियन एक पार्टी है तो वो केस वहां सिंगापुर में भी 5, 7, 10 साल ले जाता है। उन्होंने कहा मेरा तजर्बा ये है, इस बात को माइंड ना कीजिएगा, उन्होंने कहा मेरा तजर्बा ये है कि जब इंडियन एक कोर्ट में जाता है तो वो इंसाफ के लिए नहीं जाता, वो मुकदमा जीतने के लिए जाता है। जी जी जी। जब हम मुकदमा जीतने के लिए जाते हैं तो फिर आप समझते हैं कि अगर थोड़ा सा मेरा मसला हो रहा है तो उस केस को जितना लंबा लटका सकता हूं मैं लंबा लटकाए। ये तो वकीलों की हद तक है। जजेस भी उतने कमिटेड नहीं होते क्योंकि जज भी एक केस से तंग आ जाता है। तो बेहतर ये हमारे मुआशरे के एटीट्यूड का सवाल है कि हमारे लोग जो जुडिशरी कोर्ट में जाते हैं, जो केस लेके जाते हैं, वो इंसाफ के लिए नहीं जाते, वो केस जीतने के लिए जाते हैं। और कुछ सारे ये भी तो ज्यादातर हमने देखने में आया है कि कुछ जजेस भी तो इनको रिलीफ देते हैं, तो इसीलिए वकला भी चलते रहते हैं काफी। बिल्कुल जी, जजेस में भी डिफेक्ट्स हैं, जजेस में भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है कि जजेस में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जजेस आखिर इसी मुआशरे से उठ के आते हैं, वो किसी और मुआशरे से तो उठ के नहीं आते, वो इसी मुआशरे से उठ के आते हैं। जजेस एक दिन के अंदर कितने केस निपटा सकते हैं? देखिए, अगर वकील प्रॉपरली आर्गू करे तो एक जज के लिए 4 या 5 केस डिसाइड करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात डिस्पोजल का प्रेशर इतना हो जाता है कि जज जो है वो मुकदमा किसी ना किसी तरह निपटा के तो जान छुड़ाना चाहते हैं। सियासी मुकदमा जो होता है वो 6-6 महीने तक एक मुकदमे की हियरिंग चलती रहती है। जहां सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करना चाहती है वहां 48 आवर्स में डिसाइड कर देती है। मसलन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1.5 महीने से नैब ऑर्डिनेंस में जो हुकूमत ने तरमीम लाई है उस पर हियरिंग हो रही है, वो चलती जा रही है। ऑन दी अदर हैंड ये जो इशू था अभी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2 दिन में फैसला करना है, उन्होंने 2 दिन में फैसला कर दिया। मैं ये नहीं कहता फैसला गलत है, फैसला सही है, उसको ओबे करना चाहिए, मैं 2 दिन में कर दिया। ये बाकी केसेस में क्यों नहीं हो सकता? मेरा बेटा वो न्यू हैम्पशायर की एक कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें केस था, उन्होंने कहा जज के मेज पे 3 बत्तियां लगी हुई हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो, और वकील का सिस्टम ये है कि 4 मिनट तक जज फाइल पढ़ के आया हुआ है। अच्छा। 4 मिनट तक एक वकील जो है उसको जज कोई सवाल नहीं करेगा, उसने जो कहना है वो कहे। उसके बाद 4 मिनट तक दूसरी साइड को होगा और उसके बाद 3 मिनट या 4 मिनट तक जज क्वेश्चन कर सकता है। 15 मिनट में वो केस कंक्लूड होना है, कंक्लूड करना है वो 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में केस कंक्लूड होना है। यूएस सुप्रीम कोर्ट में आधा घंटा दिया जाता है एक पार्टी को केस आर्गू करने के लिए कि आधे घंटे में जो तुमने कहना है वो कह लो। इधर तो सर मरने के बाद भी बंदा कब्र में पहुंच गया होता है तो केसेस का फैसला में आता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अब अगर हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट तो खैर इतना नहीं है, हाई कोर्ट में चले जाएं, दिन में 70 केस लगे हुए हैं, चलते 4 भी नहीं है। शेख साहब, आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा फैसला दिया हो जिसमें आपको कोई पछतावा हो? अल्लाह का शुक्र है जी, ऐसा नहीं है। मुझे किसी अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं जज को फैसला करते हुए वो दिन याद रखना चाहिए जब 4 फुट जमीन के नीचे 2 फुट बाई 7 फुट की जगह में उसने लेटना है। अगर उस जगह को याद रखेगा तो कभी गलत फैसला नहीं करेगा, फिर अल्लाह ताला उसे गाइड करेगा। जिंदगी में कोई ऐसी कोई ख्वाहिश? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह इज़ वेरी काइंड टू मी। मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे कभी जिंदगी में कोई मसला नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मेरे पे हर लिहाज से करम किया हुआ है। दौरान जॉब कोई ऐसी मुश्किलात का सामना हो? जिंदगी में ऐसा होता ही है जी, मुश्किलात आती हैं। ये तो नहीं कि मुश्किलात जिंदगी में नहीं आती। मतलब पहला केस जिसमें मैंने डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया था, मैं 3 दिन तक सो नहीं सका था। अच्छा। कि मैं फैसला करूं कि ना करूं, क्या करूं कि क्या नहीं करूं। इवेंचुअली अल्लाह से कहा मैं जो कर रहा हूं तू बेहतर जानता है, और मैंने फैसला कर दिया। ये बड़ा मुश्किल मकाम था, लेकिन अल्लाह ने गाइड किया मुझे।
ویلفیئر کے کام میں بھی آپ حصہ لے رہے ہیں ابھی تک؟ ویلفیئر میں کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کرتا جی، بس ایسے تھوڑا بہت دنیا میں مسئلہ بنا ہوا ہے. میں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ ایک ٹرسٹ بنایا تھا. اچھا. وہ ٹرسٹ جو ہے اس میں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. اس ٹرسٹ کی میرے والد صاحب کا نام جی محمد انور باجوہ تھا. ٹرسٹ کا نام ہے محمد انور باجوہ میموریل ٹرسٹ. اس میں میں نے 1910 میں ₹1,00,000 مہینے کا کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا تھا. تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب ہو چکا ہے. اسکولز کے اندر آپ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں جی. اس ٹرسٹ کی جو انکم ہے جی اس ٹرسٹ کی انکم سے اسکالرشپ دیتے ہیں. اور آپ نے تبلیغ اسلام ہائی اسکول چونڈا وہاں پہ بھی آپ نے بلڈنگ بنائی ہے، بہت بڑا ہال. اور گورنمنٹ ڈی سی ہائی اسکول جو آپ کا اپنا اسکول تھا جہاں آپ پڑھے ہیں وہاں پہ بھی ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے. میں نے کچھ نہیں کیا جی. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں نے اس میں سے کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے میرا مطلب یہ پوچھنے کا ہے کہ بہت سارے چونڈا کے اندر اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے ہیں لیکن کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. آپ واحد شخصیت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے چیز نظر آتی ہے. اس لیے جی کہ میرے گناہ سب سے زیادہ ہیں تو شاید میں اس کوشش میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اچھا، وکلا خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں سر اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے کہ خواتین کے حساب سے پاکستان میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو کیا کیا جائے. ہم نے بحثیت قوم اس معاشرے میں پاکستان میں خاص طور پہ پاکستان میں عورتوں کو مساوی شہری نہیں سمجھا جاتا. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ علاج ہر مسئلے کا یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے علیحدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عورتوں اور مردوں کو ایک ہی طریقے سے دنیا میں لاتا ہے، ایک ہی طریقے سے دنیا میں لے جاتا ہے. انہیں علیحدہ کرنے سے معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوں گے. عورتوں کے لیے علیحدہ بسیں بنا دیں، عورتوں کے لیے علیحدہ اسکول بنا دیں، عورتوں کے لیے علیحدہ جو بھی کر دیں، اس سے عورتوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. عورتوں کو مساوی انسان سمجھیں، جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سورہ قرآن شریف میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ، وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سورہ احزاب میں آئیے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایکول ٹریٹ کیا ہوا ہے. صرف سورہ نساء کی ایک آیت میں ہے کہ چونکہ مرد خرچ کرتا ہے تو اس لیے ایک درجہ ہے اس میں کہ وہ ان کے لیے خرچ کرتا ہے، نان نفقے کا ذمہ دار ہے اسی عورت کا، اس کی وجہ سے اس نے کیا ہوا ہے. ادروائز وہ ایکول ہے، ہر لحاظ سے ایکول ہے. جی. پاکستان کی عدالتوں میں ججوں کی، خواتین ججوں کی بہت کم تعداد ہے. دیکھیے پاکستان کی عدالتوں میں اگر آپ لوور کورٹس میں چلے جائیں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جائیں تو خواتین ججز بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جائیں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ کو خواتین جج بہت ملتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ تک پہلی خاتون گئی ہیں عائشہ ملک. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے نظام میں مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا، لیکن جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت 2030 میں عائشہ ملک کچھ عرصے کے لیے میرا خیال ہے 11 مہینوں کے لیے وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بنے گی. شاہد انور صاحب، بس آخری کوشچن ہے آپ سے کہ یہ جو صدر بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہوتے ہیں، بار صدر ایسوسی ایشن کی کیا اہلیت ہونی چاہیے اور جو جنرل سیکرٹری ہے اس کی کیا اہلیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اہلیت کا کوشچن اس میں نہیں آتا ہے. اہلیت کا کوشچن اس وقت آتا ہے جب ایک بندہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے. اچھا. جب اس وقت آپ اس کی اہلیت دیکھتے ہیں نا، اس میں پورا پروسیس ہے کہ کس طرح وہ دیکھی جائے گی. اس کے بعد آپ نے لکھ دیا کہ کم از کم اتنے سال وہ سپریم کورٹ کا وکیل رہا ہو. میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ بار کے لیے 7 سال کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 7 سال تک سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ رہا ہو تو پھر وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہے. اگر ہائی کورٹ کا جج جو اس پہ ایلیگیشن لگے ہوں تو کیا اس کو ریٹائرمنٹ ہے اور وہ مراعات مل سکتی ہیں؟ دیکھیے مراعات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے. جی. ہائی کورٹ کے جج پہ اگر کوئی الزام لگے تو جج کو خود ہی اس مسئلے سے، اس کیس سے یا اس مسئلے سے دستبردار ہو جانا چاہیے. اس کیس میں اسے نہیں آنا چاہیے جس کیس میں وہ سمجھے کہ میرے پہ کوئی الزام لگا ہے یا میرے پہ کوئی الزام نہیں لگا. اور دوسری چیز، ہائی کورٹ کے جج کو کسی سے ٹیلی فون پہ کسی سے کوئی باتیں چیتیں نہیں کرنی چاہیے، علیحدہ رہے سب سے.
सबसे अलग है। लहदा रहे। इसमें जो क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो जस्टिस मियां साहब अब्दुल रशीद की है, जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। कायद आजम की जिंदगी में गवर्नर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, गवर्नर जनरल हाउस होता था, उसमें एक डिनर पे उन्हें इनवाइट किया गया। उन्होंने ये कह के माजरत कर ली कि हर रोज मेरी कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमात लगे होते हैं, और इसलिए अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिनर्स में जाऊं तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने उस केस से अपने आप को कहा कि मैं गवर्नमेंट के किसी डिनर में नहीं जाऊंगा, शिरकत नहीं करूंगा। शाह साहब, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप गवर्नमेंट डीसीआई स्कूल में पढ़ते रहे, पाकिस्तान के जो बानी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी कोई यहाँ पर पढ़ाते रहे? जी, शरीफ तूसी साहब डीसी स्कूल में नहीं, तबलीगुल इस्लाम स्कूल में, सुबाने में वो इस्लामिया स्कूल कहलाता था। इस्लामिया स्कूल में शरीफ तूसी साहब जो थे वो 65 की जंग तक स्कूल में हेड मास्टर थे। 65 की जंग के बाद क्या हुआ ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन 65 की जंग तक मैं क्लास 6 में भी उन्हें देखा था और क्लास 10 में भी उन्हें देखा था। वो 65 की जंग तक तूसी साहब हेड मास्टर थे। अगर महमूद अहमद जावेद साहब से या पुराने जो लोग हैं उनसे पूछें तो वो उनके बारे में आपको ज्यादा बता सकते हैं। आलिम आदमी थे, कायद-ए-आज़म के सेक्रेटरी थे, कायद-ए-आज़म पर उन्होंने किताब भी लिखी थी। वेरी गुड सर, आखिर में क्या मैसेज देते हैं वुकला को, जजिस को जो रिटायर भी होते हैं, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? देखिए, खालिद इसाक साहब ने मुझे जो कहा था, उन्होंने कहा था वकील की कामयाबी के लिए 3 चीजें जरूरी है। कौन सी? नंबर 1 सच बोले, दयानतदार हो। नंबर 2 उसकी मेमोरी अच्छी हो, और नंबर 3 उसे अंग्रेजी जुबान पे अबूर हो। ये 3 क्वालिटीज हैं। उसके बाद मेहनत तो जाहिर होगी, लेकिन ये 3 क्वालिटीज हैं तो वो कामयाब हो सकता है। बाकी कामयाबी अल्लाह के पास है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो रिटायर्ड सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद अनवर बाजवा साहब, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और सबसे अहम बात, जो हमारे इस इलाके के अजीम सपूत हैं, अजीम बाप के अजीम बेटे हैं, जिन्होंने अपने इलाके के लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सोच रखी है और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और चैरिटी में सबसे बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है, खैरुन्नास में यनफउन्नास, तो में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदामंद हो, सूदमंद हो, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इसके लिए वही बेहतरीन शख्स है जो दूसरों के लिए फ़ायदामंद हो। तो अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी मिर्ज़ा नवीद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ऐसे प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।